नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 मार्च 1 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप लोग। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2023 का 2 महीना यानी कि जनवरी और फरवरी देखते देखते निकल गया और आज 1 मार्च आ गया। तो देखिए, समय सबको पता है कि बहुत तेजी से भागता है और एग्जामिनेशन डेट भी आपके सामने है। तो देखिए, कब एग्जाम की डेट भी आपके पास आ जाएगी, कब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएंगे, इसका भी हमें पता नहीं चलेगा। तो देखिए, सारे लोग अपने रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और दूसरी चीज है, जो लोगों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई वो अभी से बनाना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम के पहले यही शॉर्ट नोट्स आपको रिविजन करने में हेल्प करेगी। तो मैं बार बार जो चीख चीख ये बात कहती हूँ, उसके पीछे यही कारण है कि बहुत कम समय बहुत सारी चीजें रिविजन करनी होती है। तो एक साथ सारी चीजें आप इतने बल्क में नहीं उठा सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा की नोट्स बना बना करके रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, सेशन स्टार्ट करूंगी। और इसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है। देखिए, एक जो है एक कम्युनिकेशन जो है वो बनाया गया है, डेटा लिंक संचार बनाया गया है, इंडिजिनसली स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। क्या नाम है उसका? ये जो लिंक संचार है, डेटा लिंक संचार, उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी है, वायु लिंक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज जो है वायु लिंक है। इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित किया गया है स्वदेशी रूप से डेटा लिंक संचार है। क्या नाम है दोस्तों? वायु लिंक इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित किया है, ये इंपॉर्टेंट है। वायु लिंक की बात करें दोस्तों, तो इस डेटा लिंक संचार में सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन को रेडियो संचार भेजने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक के रूप में जाना जाता है, क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ये जो लिंक जो बनाया गया है, वायु लिंक भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित किया गया है। तो अगर किसी भी कारण से जो है बेस स्टेशन जो होता है इनका वायुसेना का, तो वहां से अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन की समस्या आती है, सिग्नल की समस्या आती है, तो उस पे जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, जिसे नाविक के रूप में जाना जाता है, उसे जो है इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें, यह पायलट को, ठीक है, खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा। अगर किसी कारण से मौसम खराब है और संचार नहीं स्थापित हो पा रहा है, तो वहां पे जो ये वायु लिंक है वो संचार को स्थापित करने में मदद करेगा। उन्हें बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ निर्बाध संचार भी प्रदान करेगा। ठीक है, बात करें इसके बारे में, जो वायु लिंक है, इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स ने तय कब बताया था। देखिए, हमें पता है कि फरवरी के मिड में हम लोगों ने देखा था एरो इंडिया जो शो आयोजित किया गया था। कहां पे दोस्तों? बेंगलुरु में किया गया था, कर्नाटक की कैपिटल में। ठीक है, वहां पे आयोजित किया गया था। और इस दौरान भारतीय वायुसेना ने इंडिया पवेलियन में अपने जो प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए वायु लिंक पर एक गैलरी लगाई थी। तो पूरी गैलरी बनाई गई थी IAF के द्वारा, और इसी दौरान जो है इस पूरे बारे में जो है वायु लिंक के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी, इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया था इस गैलरी के माध्यम से। ठीक है, किस दौरान? एयर इंडिया शो 2023 के दौरान, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, वायु लिंक सेवा जो स्टार्ट की गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा, जो विकसित की गई है स्वदेशी रूप से, ये डेटा लिंक संचार है, ये IAF के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए पहुंची है? तो ध्यान रखिएगा, ये भारतीय वायुसेना की टुकड़ी है, नाम क्या है दोस्तों? डेजर्ट फ्लैग 8। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो भारतीय वायुसेना जो है इस अभ्यास में भाग लेने जा रही है, इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर साथ में करते रहा करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जा रहा है, इस अभ्यास में।
और भारतीय वायुसेना के जो है कुछ टुकड़ी या फिर कह सकते हैं सैनिक दल इसमें भाग ले रहे हैं। आइए बात करते हैं कहाँ पे क्या आयोजन हो रहा है। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास जो उसके बारे में देखें तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 110 वायु जो सैनिक है वो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लेने के लिए कहाँ गए दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, वही बात करें जो इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे, अल दहफरा वायु सैनिक अड्डा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपके लिए ये अड्डा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस देश से संबंधित है। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा अल दहफरा वायु सैनिक अड्डा किस देश में है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, और यहीं पे जो है आयोजन किया गया है डेजर्ट फ्लैग 8 का, जिसमें भाग लेने के लिए लगभग भारतीय वायुसेना के 10 वायु सैनिक जो है पहुंचे हैं। इसमें देखिए भारत की तरफ से कौन से वायुयान भाग ले रहे हैं, तो सबसे देखा जाए इस अभ्यास में जो वायुसेना है उसके 5 हल्के युद्धक विमान, ठीक है, हल्का युद्धक विमान जो है तेजस भाग ले रहा है। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ C-17 ग्लोब मास्टर विमान जो है वो इसमें भाग ले रहा है। तेजस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों कि जो तेजस है वो देश से बाहर, ठीक है, इंडिया से बाहर जाकर के किसी अभ्यास में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। और वो अभ्यास कौन सा है, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास। ठीक है, ये 8वां संस्करण था। इस अभ्यास की बात किया जाए, इस एक्सरसाइज की बात किया जाए डेजर्ट फ्लैग, तो ये बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे जो पक्ष हैं, बहुत सारे देश जो है इसमें भाग लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, चूंकि ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है, इस साल संयुक्त अरब अमीरात है, इसमें फ्रांस है, कुवैत है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरियाई गणराज्य, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी जो है उसकी भी वायुसेनाएं इसमें भाग लेती हैं, भारत की भी वायुसेना भाग लेती है। हमने ये भी बताया कि कौन कौन इसमें गया है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस भी गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है भाई इस बहुपक्षीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग का, तो ये ध्यान रखिएगा जो विविध लड़ाकू कार्यक्रम है उनमें भाग लेने के साथ विभिन्न देशों के जो वायुसेना है, वायुसेनाओं के सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना है। ठीक है, यही इस अभ्यास का उद्देश्य है। ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत 17 फरवरी को की गई थी। यह अभ्यास ध्यान रखिएगा इस मार्च यानी कि इस महीने मार्च 17 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये डेजर्ट फ्लैग जो है अभ्यास ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित अवार्ड है ये, जो कि किसे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यानी कि हरि बालकृष्ण जो है इनको प्रदान किया गया है ये अवार्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है, ठीक है, हरि बालकृष्ण, और इनको 2023 का मार्कोनी अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की बात करें इसके पहले हम ये देखेंगे कि ये जो है हरि बालकृष्ण जो है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी है जो है MIT यूनिवर्सिटी US में है ये, जो इसमें ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में ये क्या है, ये एक प्रोफेसर है। ठीक है, इस पुरस्कार की बात करें जो ये पुरस्कार दिया गया है किस लिए दिया गया है, तो ये डॉक्टर बालकृष्ण को यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो इन्होंने मौलिक योगदान दिया है, इस कारण से इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की बात करें तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो मार्कोनी पुरस्कार ध्यान रखिएगा एक तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये भी देखिए कई बार आपसे पूछा गया है कि ये जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंध जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये जो कंप्यूटर वैज्ञानिक लोग होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है उसको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये मार्कोनी फाउंडेशन है जो कि अमेरिका का है, ये अमेरिका बेस्ड है ये मार्कोनी फाउंडेशन, उसके द्वारा ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पुरस्कार दिया गया है किसको दिया गया है इस साल, तो कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं हरि बालकृष्णन को 2023 का मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड से रिलेटेड जो है ये प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया है, तो राष्ट्रीय बागवानी मेला जो आयोजित किया गया है किस राज्य में आयोजित किया गया है दोस्तों, ये किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं।
तो जो कर्नाटक का कैपिटल है दोस्तों बेंगलुरु, वहां पे ये राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया। ये 4 दिवसीय यानी कि 4 दिनों तक चलने वाला ये मेला था। 22 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु में। इसका जो उद्घाटन किया गया था इस मेले का, वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं कौन दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर। उनके द्वारा जो है इस मेले का उद्घाटन किया गया था। इस मेले का आयोजन करने का क्या कारण था? तो ध्यान रखिएगा, जो इस मेले का ध्यान रखिए, जो उत्पादक किसान के लाभ के लिए, ठीक है, जो उत्पादन करते हैं किसान, उनके लाभ के लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके तहत जो ये आता है संस्था, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलुरु द्वारा जितनी भी जो नई तकनीकी विकसित की गई है कृषि के क्षेत्र में, जो नवीनतम जो विकसित की गई तकनीकी है, उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनको लोगों के सामने लाने के लिए इस मेले का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे, ये सब हेडक्वार्टर्स पूछता है, खासकर जो आरओ का आप एग्जाम देंगे तो उसमें इस तरह की चीजें जरूर पूछी जाती है कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ बेस्ड है दोस्तों? बेंगलुरु है। ठीक है, ये तो हमें दिख गया। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का है दोस्तों, बेंगलुरु में है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखिए मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया है, 2-3 दिन पहले इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो चर्चा हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये बताइए इसकी ये है कब बना था, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था ये फाउंडेशन? इसका पहले नाम क्या था? ठीक है, वर्तमान में इसको इस नाम से जाना जाता है। इसका जो है पुराना नाम क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है ये? आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, जो समुद्री क्षेत्र से संबंधित सूचना को साझा करने के लिए भारतीय नौसेना ने मॉरिशस, यहाँ पे माफ करिएगा, सेशल्स के साथ, ठीक है, जो कि एक हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है सेशल्स, उसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत और सेशल। ठीक है, इन दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में, मतलब समुद्री सुरक्षा के साथ साथ और भी कुछ जो है क्षेत्र में, और यहाँ पे जो है व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने के पर 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो एक समुद्री सुरक्षा संबंधी साथ व्हाइट शिपिंग जो है उसको लेकर के जानकारी साझा करने के लिए इन दोनों देशों ने क्या किया है? लगभग 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और जो कि दोनों देशों को गैर सैन्य वाणिज्यिक जहाजों की पहचान और आंदोलन के बारे में डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो जो एक तरीके से व्हाइट शिपिंग क्या होती है दोस्तों, जो यहाँ पे जो नौसेना जहाज होती है जो कि गैर सैन्य होती है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए जो सैन्य गतिविधियों से नहीं संबंधित होती है, कॉमर्शियल यूज के लिए होती है, उनके जो है संचालन का एक तरीके से सूचना का आदान प्रदान करना ही व्हाइट शिपिंग होती है। तो इससे जो है रिलेटेड चीजों को इन्होंने क्या किया, इससे संबंधित क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, बात करें यहाँ पे जो समझौता हुआ है, जो हस्ताक्षर हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये भारतीय नौसेना से जो संबद्ध है क्या? IFC-IOR यानी कि सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र। ठीक है, इससे जो है सेशल के क्षेत्रीय जो समन्वय संचालन केंद्र, इन दोनों के बीच में जो है ये समझौता ज्ञापन हुआ है। उद्देश्य क्या है इस समझौते का दोनों देशों के बीच में? तो सबसे पहली बात है समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना। दूसरी बात करें, सूचना को साझा करना एक दूसरे देश से। ठीक है, जो विशेषज्ञता विकसित की दिशा में दोनों केंद्रों के बीच सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना, यही इस समझौते का उद्देश्य है। अगर हम बात करें सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर की, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी 2018 में किया गया था। क्यों किया गया था? जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो जितने भी हिंद महासागर में जो देश हैं उनके बीच में जो है एक तरीके से आपस में जितना भी समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड जो सूचना है वो साझा करने के लिए ये इसकी स्थापना की गई थी, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र। ठीक है, 2018 में। चूंकि हम बात कर रहे हैं सेशल्स की, तो आइए दोस्तों थोड़ा सा सेशल्स भी देख लेते हैं। ये आपके सामने देखिए कौन सा दिख रहा है देश, कौन सा कॉन्टिनेंट दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट की
तरफ आप बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन, सेशल, जो कि हिंद महासागर में स्थित ये द्वीपीय देश है। सेशल्स के कैपिटल की दोस्तों बात किया जाए तो विक्टोरिया जो है वो इसका कैपिटल है। वही बात करें इसकी करेंसी की तो देखिए क्या है इसकी करेंसी, सेशल्सी रुपया जो है वो इसकी करेंसी है। और अगर हम यहाँ के जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों, क्या नाम है, वेवेले, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेवेल राम कलाम, ठीक है। यहाँ यह जो इनके प्रेसिडेंट है वो इनका नाम है राम कलावन, ये यहाँ इनके जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सेशल्स है। अगर हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखें सेशल्स से रिलेटेड तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या दी हुई है कि जो भारतीय सेना है और सेशल्स रक्षा बल है, ठीक है, उनके बीच में एक अभ्यास हुआ था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लैमितीय 2022 में ये अभ्यास किया गया था, लैमितीय, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेशल्स भारतीय सेना और जो ध्यान रखिएगा जो सेशल्स सुरक्षा बल है उनके बीच में आयोजित किया गया था। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 9वां जो था संस्करण आयोजित किया गया था 2022 में मार्च में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि विश्व का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड, ठीक है, सॉवरेन जो ब्लू बॉन्ड है उसको जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन हो गया, सेशल्स हो गया। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये देख किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है, देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, माफ करिएगा थोड़ा। तो नई दिल्ली में जो है ये चैंपियनशिप हुई, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, इसका उद्घाटन देखिए किया गया है। जो खेल मंत्री है, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्हीं के द्वारा जो है नई दिल्ली में ये 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये जो चैंपियनशिप हुई है एक तरीके से जो आयोजन जो किया गया है ये कोरिया और भारत की जो राजनयिक संबंध, उन संबंधों के 50 साल पूरा होने के मौके पर ताइक्वांडो यानी कि भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया है। इस बार बात करें तो अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दोनों देशों के बीच खेल विनिमय कार्यक्रम के रूप में इसका जो आयोजन किया गया 24 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 3 दिनों के लिए आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहा दोस्तों, किस स्टेडियम में, तो ध्यान रखिएगा केडी जाधव इंडोर कुश्ती हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में आयोजन किया गया 3 दिवसीय भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा संगीत नाटक एकेडमी और ध्यान रखिएगा और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो है ये फेलोशिप पुरस्कार ये प्रदान किया गया है, किसके द्वारा प्रदान किया गया है, ये आपसे राष्ट्रपति के द्वारा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कि उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये जो है अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान, देखिए 3 साल का है ये 2019, 20 और 21, ठीक है, उसके लिए जो संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार जो है वो वितरित किया है, प्रदान किया है। इस पुरस्कार की दोस्तों बात किया जाए तो देखिए किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, रंगमंच, पारंपरिक लोक और कठपुतली के क्षेत्र में लगभग कुल 128 कलाकारों को क्या किया गया है, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कितने लोगों को किया गया, 128 लोगों को किया गया। वही प्रदर्शन कला के क्षेत्र में देखिए 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप जो है प्रदान की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें संगीत नाटक एकेडमी की दोस्तों तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी 1952 में किया गया था, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा इसको बनाया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष देखिए कौन है, डॉक्टर पीवी राजमन्नार जो है वो इसके पहले अध्यक्ष हैं। इसकी बात करें तो यह संगीत, नृत्य और नाटक के रूप में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और उनके प्रचार के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो क्यों किया गया था, जो भारत की इतनी विशाल अमूर्त विरासत है, संगीत, नाटक,
नृत्य, कला, ना ये सारे क्षेत्र, इनको जो है संरक्षित करने के लिए और साथ ही साथ इनका प्रचार करने के लिए इसको जो है संगीत नाटक एकेडमी को स्थापित किया गया था 1952 में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति देखिए किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो जो संगीत नाटक एकेडमी है इसकी नियुक्ति, इनकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। कितने समय के लिए? तो दोस्तों 5 वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। चूंकि हमने आपसे बात की कि इसके पहले जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में, देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गई है, किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो देखिए किलादी साइट संग्रहालय ये संगम युग से संबंधित है और ये किया जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरै में। आपको पता होगा अगर जो लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, संगम काल पढ़ा होगा, तो ये इस पे जो आंसर कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके बारे में, तो ये संगम युग से संबंधित जो कलाकृतियां हैं, जितने भी संगम युग के जो संबंधित जो कुछ भी जो पुरातत्व अवशेष हमें मिले हैं, उनकी प्रदर्शनी को लगाने के लिए, उनको लगाने के लिए मतलब उनका प्रदर्शन करने के लिए ये संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ बात करें अभी हाल ही में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संगम युग स्थल पर खुदाई के पहले 2 चरणों के दौरान निष्कर्षों और उनके महत्व पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त देखा जाए ये जो संग्रहालय, इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में भी कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो ये शिवगंगा, ठीक है, शिवगंगा जो जिला है वहां पे इसका निर्माण किया जा रहा है। किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसके देखा जाए जिसमें अब तक खोजी गई 1800 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। तो 18,000 से, माफ करिएगा, 18,000 से अधिक जो संगम काल से संबंधित कलाकृतियां जो खोजी गई हैं, उसके जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उसकी प्रदर्शनी जो उसको प्रदर्शन किया जाएगा किलादी साइट्स संग्रहालय में। ठीक है, किलादी की बात करें तो ये भी एक जो है छोटा सा गांव है और ये ध्यान रखिएगा बस्ती है जो कि दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा जो जिला है उसी की ये छोटी सी बस्ती है। ठीक है, यह मंदिरों के शहर मदुरै आपको पता होगा, पहले देखा जाए तो पांडवों की राजधानी हुआ। यहाँ पे जो पांड्य शासक थे, ठीक है, जो चोल थे, पांड्य थे, चेर थे, तो जो पांडवों की राजधानी थी वो मदुरै हुआ करती थी। मदुरै में इस जो है संगम भी हुआ था। ठीक है, तो मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वेगई नदी के किनारे स्थित है। तो वेगई नदी के किनारे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नदी यहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा जो किलादी जो साइट संग्रहालय है ये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थापित किया जा रहा है। संगम युग से संबंधित जो कलाकृतियां मिली हैं संगम काल से संबंधित, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और भी तथ्य अन्य राज्यों से संबंधित जो कुछ अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे, जैसे कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया गया है किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। वही बात करें देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व प्रशिक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा कहां दोस्तों? तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ पे बात करें लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सर्जित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु से रिलेटेड एक चीज और हमें पता चली कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सर्जित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। वही बात करें जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया दोस्तों? तो ये हो गया है कौन? उड़ीसा। तो ये ट्राइबल से रिलेटेड जो इंसाइक्लोपीडिया है उसको बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कुछ अन्य भी तथ्य हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थे। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में मैड काउ डिजीज की पुष्टि हुई है? देखिए ये डिजीज है जो गायों में होती है, मैड काउ डिजीज। इसकी पुष्टि जो की गई है वो दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। ठीक है, वहां पे जो है इसकी पुष्टि की गई है। माफ करिएगा दोस्तों, ठीक है, पेरू में नहीं किया गया दोस्तों, ये किया गया है ब्राजील में। माफ करिएगा, ठीक है, पेरू नहीं है इसका आंसर, ब्राजील है। डी करेक्ट करिएगा। पेरू में तो हम लोगों ने देखा था कि अभी जो मलेरिया के जो है प्रकोप की वजह से वहां पे स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, लेकिन ब्राजील में देखा जाए मैड काउ डिजीज की पुष्टि हुई है। और जैसे ब्राजील की जो गवर्नमेंट है वहां पे जो ब्राजील का एक राज्य है, उत्तरी राज्य जिसका नाम है पारा, वहां पे जो है जैसे मैड काउ डिजीज के मामला सामने आया है, वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ब्राजील में जो चीन से आयात किया जाता था बीफ, उसके निर्यात को क्या कर दिया गया, बंद करने का डिसीजन लिया गया। ठीक है, अगर हम मैड काउ डिजीज की बात करें दोस्तों तो इसको किस नाम से जाना जाता है? बोवाइन इंसेफेलोपैथी। ठीक है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, बोवाइन
एंसेफेलोपैथी के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे पूछा जाएगा। और इस बीमारी की बात किया जाए तो यह एक प्रकार का अपक्षयी, संक्रामक और ध्यान रखिएगा धीरे धीरे विकसित होने वाला और घातक संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक यानी कि ये फैलता भी है और ये जितने भी वयस्क मवेशी होते हैं उनकी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उनको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, इस रोग की बात किया जाए दोस्तों तो ये रोग कैसे होता है, तो एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के कारण ये रोग होता है। क्या नाम है उस प्रोटीन का, प्रायन। ठीक है, प्रायन प्रोटीन उसको कहा जाता है क्योंकि इसी प्रोटीन के कारण ये डिजीज होती है। इस प्रोटीन की बात करें दोस्तों तो यह प्रोटीन जो है, जो सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे यानी कि कोशिका के सेल जो सतह होती है उन पर ये पाया जाता है। और ये जो नॉर्मल जो प्रायन प्रोटीन होती है वो जनरली जो एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन में क्या हो जाती है, बदल जाती है। और ये एबनॉर्मल जो प्रायन प्रोटीन होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, गायों में बात किया जाए ये जो डिजीज है, जो बोवाइन एंसेफेलोपैथी डिजीज है, इसके जो आम लक्षण की बात किया जाए तो असामंजस्य यानी कि इनकोऑर्डिनेशन जो होता है, इनके जो आपस जो शरीर होता है उनके बीच जो एक तरीके से अंग होता है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बंद हो जाता है। यानी कि जो बीमार गाय होती है, जो इस डिजीज से प्रभावित गाय होती है, वो चलने में, उसको उठने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इतना ही नहीं, वो बहुत ही घबराई भी होती है और कभी कभी बहुत हिंसक भी हो सकती है, अटैक भी कर देती है इससे डिजीज से प्रभावित जो गाय होती है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संरचना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो इसका संचरण होता है ये एक गाय से दूसरी गाय में होता है। ठीक है, तो जितना भी जो इस डिजीज से प्रभावित जो गाय होगी उसके जो संक्रमित भाग होंगे, उस संक्रमित भागों से दूसरी चारा अगर खाती कोई गाय तो क्या होगा, उससे जो है दूसरी गाय भी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो इसका कोई भी इलाज नहीं है इस डिजीज का, इवन ना तो कोई इसका कोई टीका भी अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये डिजीज जो है, देखिए इधर बीच हम लोग बहुत सारे डिजीज से रिलेटेड जो है चीजें देख रहे हैं, तो देश दुनिया में ये सारी चीजें घट रही और ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टार क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए इस बारे में और इसकी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने घोषणा की है कि वह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। ठीक है, किसने किया है दोस्तों, अमेजन ने किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अमेजन, ठीक है, जो कि ई कॉमर्स कंपनी है, इसने अभी हाल फिलहाल में बताया है कि वो भारत सरकार का जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ध्यान रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लेटफॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इससे कौन जुड़ रहा है, अमेजन जुड़ रहा है। ठीक है, वर्ष 2022 में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट सोशल ई कॉमर्स के माध्यम से भारतीय बाजार में लॉजिस्टिक्स खरीद शुरू करने के इरादे से नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई। ठीक है, अमेजन। वही बात करें अगर हम इसकी बात करते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की, तो देखा जाए ये एक ई कॉमर्स प्रोटोकॉल है। ठीक है, और ये देखा जाए कहाँ कब इसको स्थापित किया गया था, किसके तहत, तो जो हमारा वाणिज्यिक मंत्रालय है उसका जो एक विभाग है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो इसी का ये किसका, वाणिज्य मंत्रालय का ये विभाग है और इसी विभाग के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था एक खुला ई कॉमर्स प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। ओएनडीसी की बात करें दोस्तों तो इसके तहत यह परिकल्पना की गई है कि भाग लेने वाले ई कॉमर्स साइट पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई कॉमर्स साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर जो है विक्रेता से सामान खरीद सकते। देखिए अभी क्या होता है, अभी हमको जो है जिसपे हमने अगर हमारा जो ऐप है पर्टिकुलर उसी से खरीद सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि हम अन्य प्लेटफॉर्म पे भी जाकर के जो है अन्य जो भी सेलर होंगे उनसे क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस परिकल्पना के तहत इसको विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 MCQ दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि आयुष मंत्रालय ने 27 से 28 फरवरी 2023 तक अपना चिंतन शिविर आयोजित किया। कहाँ पे दोस्तों, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम में है। ठीक है, वही बात करें हाल ही में, ठीक है, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता, किसने जीता, सज्जन जिंदल ने जीता। ठीक है, वही इंडिया टुडे सर्वे द्वारा बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है किस स्टेट या फिर यूटी को, तो ये जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है इंडिया टुडे सर्वे के द्वारा।
वही बात करें, विश्व बैंक ने 2.5 यानी कि $2.5 का अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है किस देश को? यूक्रेन को। ठीक है, वही आज का हमारा लास्ट फैक्ट है कि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। क्या नाम है? सर्जियो रामोस। ठीक है, सर्जियो रामोस। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके दौरान हम लोगों ने 10 MCQ प्लस फैक्ट्स ऑफ द डे डिस्कस किया। और देखिए, जिन लोगों को अपनी आप लोग शॉर्ट नोट्स प्लीज बनाइए, और उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी कोशिश करिए डेली करंट अफेयर के सेशन को फॉलो करने का। अच्छा लगा तो लाइक करिए, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कमेंट करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।